कि आर्टिफिशियल समझते हैं कि लैब में बच्चे बन रहे हैं। आप ही के एग्स, आप ही के स्पर्म, जो काम बॉडी के अंदर हो रहा था, हम बस वो बॉडी के बाहर कर रहे हैं। बट उस एग को ना बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ एंड आईयूआई। कुछ नया एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कुछ खराब हो जाएगा। कि बलराम का जो बर्थ हुआ था, इट वाज एक्चुअली देवकी का ही एम्ब्रियो वाज ट्रांसफर्ड इनटू रोहिणी हु कैरिड द प्रेगनेंसी। तो ये 30 से 40% लोग हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? बिकॉज आईवीएफ में क्या है, जितने अंडे निकलेंगे जरूरी नहीं है सारे मैच्योर हो। कहीं ना कहीं बहुत सस्ती लगती है। 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये में ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो दूसरा रीज़न हो सकता है ना, जो लोग जाते हैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी और बाबा के पास, दैट इज़ कॉस्ट। सेकेंड प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है, उसका कारण है। हाय ऑल, वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करते हैं मेल और फीमेल हेल्थ से जुड़ी कॉमन क्वेरीज के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। वेल, द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट टुडे इज़ कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाए और सारे आपके मिथ्स दूर कर पाए इस प्रोसीजर से रिलेटेड, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके और आप प्रेगनेंसी हासिल कर सके। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर मेरा सवाल है पहले व्यूअर्स से। हमारे 70% ऑफ द व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और इससे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करें। सो डॉक्टर रिदम, लेट्स स्टार्ट विथ यू। व्हाट यू डू इन IVF? So I am an infertility specialist. इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एम्ब्रियोज को यूट्रस में प्लेस करता है प्रेगनेंसी के लिए। सो ऑब्स गायनी में स्पेशलाइजेशन के बाद कोई भी डॉक्टर जो है वो एक फेलोशिप करके या कोर्स करके इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर IVF, रिप्रोडक्टिव सर्जरी, मेडिसिन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। दैट हेल्प्स के कपल जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेल फैक्टर की वजह से हो या फीमेल की वजह से हो, उनका इवैल्यूएशन किया जाए और उनको जो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ऑफर किया जाए, विच कुड बी वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। उनको सिर्फ समझाना कब क्या कैसे ट्राई करना है, टू समथिंग वेरी एडवांस लाइक IVF। गौरव, आपका क्या रोल रहता है इसमें? ये थोड़ा सा शर्मनाक तो है, मगर मुझे बताना पड़ेगा। मेरे ना रिश्तेदार आए हुए थे रिश्ते देखने के लिए मुझे, और मेरे चाचा जी बैठे थे और रिश्ते वाले बैठे हुए थे। एंड दे आस्क मी कि गौरव तुम क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं बच्चे बनाता हूँ और वो उठ के भाग गए। बट दैट्स ट्रू, मेरा काम बच्चे बनाने का है। आई एम द एम्ब्रियोलॉजिस्ट हु मेक बेबीज़ इन द लैब। आई एम अ PhD स्कॉलर एम्ब्रियोलॉजी, और मेरा बेसिक काम है IVF, ICSI एम्ब्रियोज फ्रीज करना, ग्रेड करना और उन्हें गर्भाशय में डालना। सो डॉक्टर रिदम, जनरली ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आर IVF बेबीज़ आर्टिफिशियल बेबीज़? गौरव, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये एक मिथ भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल समझते हैं कि लैब में बच्चे बन रहे हैं, पर एक्चुअली बच्चे बन कहाँ से रहे हैं। इसके अंदर जो एग यूज़ होता है वो फीमेल बॉडी में बनता है, हम रिट्रीवल से एग को बाहर लैब में आपको देते हैं, ठीक है। देन स्पर्म मेल बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली, वही जो है वो सैंपल जब कलेक्ट हुआ तो वो भी हम लैब में आपको दिया। सो आपने जो लैब में बनाया वो एम्ब्रियो ज़रूर, फ्यूजन का प्रोसेस लैब में हो रहा है, एंड मे बी फॉर द इनिशियल फ्यू डेज द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इज़ देयर इन द लैब। बट इसके अंदर ये कहना कि आर्टिफिशियल है गलत है, बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग टू बिल्ड समथिंग एब्सोल्युटली न्यू इन द लैब। सो आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं होते हैं, सोर्स ऑफ द गमीट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल। सो गौरव, एज यू टोल्ड अबाउट योर रोल इन द लैब के आप एम्ब्रियोज बनाते हैं, तो एक ये जो इसका जैसा सिमिलर टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो क्या ये एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब बेबी प्लास्टिक ट्यूब में बनते हैं? डॉक्टर रिदम, दैट इज़ एक्चुअली पार्शियली ट्रू। देखिए, आप ही के एग्स, आप ही के स्पर्म, जो काम बॉडी के अंदर हो रहा था, हम बस वो बॉडी के बाहर कर रहे हैं। हम ही उन्हीं एग्स को, उन्हीं स्पर्म को फर्टिलाइज़ करते हैं या फ्यूज़ करते हैं और एम्ब्रियोज बनाते हैं और एक डिश में रखते हैं। अब वो डिश जो होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है। तो लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं और प्लास्टिक बेबीज़ होते हैं, मगर कुछ इसमें अलग नहीं होता। सेम वही काम जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, वही काम आप बॉडी के बाहर एक लैब में हो रहा है। तो ट्यूब नहीं होती है, डिश होती है। डिश होती है, और डिश में भी आप मानेंगे कि एक एम्ब्रियो जो होता है ना, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, 100 माइक्रोमीटर, एक रेत के दाने के बराबर।
तो हम एक डिश के अंदर करीबन 6 से 8 एम्ब्रियोज रख सकते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं और वापस गर्भाशय में डालने के लिए आपको देते हैं। वेल, टॉकिंग ऑफ योर मेन वर्क जो एम्ब्रियो बनाने का है, आखिर ये एम्ब्रियो एग और स्पर्म से आप बनाते कैसे हो? कुछ ना जैसा बॉडी में होता है वैसे ही होता है। बॉडी में क्या होता है, एग रिलीज होता है, स्पर्म जाता है, एग की जोना पैलास्यूडा पर अटैच होता है और अंदर ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, सेम यही काम हम डिश के अंदर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एग्स बीच में रख देते हैं और उसके आसपास स्पर्म को डाल देते हैं। अब स्पर्म अपने आप ट्रेवल करता है और एग के अंदर चला जाता है। इसे हम बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और सेकंड प्रोसीजर होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, हम एक एग पकड़ते हैं हाथ मतलब मशीन से, और दूसरी तरफ मशीन से एक स्पर्म पकड़ते हैं और मशीन के द्वारा ही एक एग के अंदर एक एक स्पर्म डालते हैं। ये उन केसेस में होता है जहाँ पर स्पर्म खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब मोटिलिटी कम है या फिर काउंट कम है, तो इन केसेस में हम ICSI करते हैं। सो ये जो एम्ब्रियो बन गया, राइट, अब हाउ डू वी नो इट इज़ अलाइव? व्हाट साइंस डज इट शो कि ग्रोथ होती है इसमें, और होती है तो फिर लैब में कैसे हो पाती है? क्योंकि हमें पता है फीमेल बॉडी में ट्यूब में ये एम्ब्रियो बनता है, वहीं पे ग्रोथ होती है, तो लैब में हाउ डज इट ग्रो? हमारे पास ना एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं इंक्यूबेटर। ठीक है, उसका काम क्या होता है, वही टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर है एम्ब्रियो को देना, वही ह्यूमिडिटी जो बॉडी के अंदर है इंक्यूबेटर एम्ब्रियोज को देना, और वही न्यूट्रिशन जो एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है, वही सेम न्यूट्रिशन इंक्यूबेटर के अंदर हम मीडिया से देते हैं। अब ये कैसे पता करें कि एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका सिंपल तरीका है कि जो एग होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ स्पर्म, वो डिवाइड होता है। तो कैसे डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से कंपैक्शन एंड देन ब्लास्टोसिस्ट, जो एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर हम IVF लैब में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको दे देते हैं और आप उसे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वूम में डाल देते हैं। मगर इसी डालने पे ना कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट्स को कि एक प्रोसीजर होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उसमें भी ना कुछ डालते हैं, और ऐसे ही IVF में भी कुछ ना कुछ डालते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है और क्या क्या डाला जाता है? एज यू राइटली आस्क, IUI में हम सीमेन सैंपल को वॉश करके डाल रहे हैं। सो ये एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इसके अंदर जो नेचुरली एग बन रहा है उसी को हम क्वालिटी इम्प्रोवाइज करने के लिए या फिर एक की जगह 2 एग बनाने के लिए मेडिसिन देते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड देखते हैं, बट उस एग को ना बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन IVF एंड IUI। और IVF में हम ज़्यादा एग बनाना चाह रहे होते हैं, तो इसमें जो एग बना वो अंदर ही रिलीज़ हुआ, ट्यूब जैसे पिक करती है वैसे करेगी, और हम जिस दिन एग रिलीज हो रहा है उस दिन हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके उसे वॉश करके इंस्टेड ऑफ बाय नेचुरल इंटरकोर्स जो वजाइना में प्लेसमेंट है, यूट्रस में प्लेस करते हैं कैथेटर से। दिस इज यूजुअली डन विदाउट अल्ट्रासाउंड। एंड कंपेयरिंग दिस टू IVF, एज आई सेड, उसमें एग बाहर निकाले जा रहे हैं, एम्ब्रियोज बाहर ही तैयार हो रहे हैं स्पर्म से फ्यूज करके, और सीधा जो ग्रोथ कर चुका है एम्ब्रियो वो हमने यूट्रस में प्लेस किया ताकि वो वहीं अटैच हो सके। IUI में वो सारी स्टेजेस अपने आप अंदर होंगी, एम्ब्रियो बनेगा, ट्यूब के अंदर ग्रोथ होगी जैसे आपने बताया, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और फिर जाके ब्लास्टोस बनेगा, वो जाके लाइनिंग पर अटैच होगा। सो कंपेयरिंग द टू, IUI का अपना जो है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, द सक्सेस रेट इज लोअर, अराउंड 20-22%. Whereas in IVF, because we can control a lot of things from outside, the success rate goes up to around 60-70%. तो आप बोल रहे हैं कि IUI से ज़्यादा IVF में सक्सेस रेट मिलता है? बिल्कुल। इफ़ द चॉइस ऑफ द पेशेंट इज डन इन अ वे, तो उसमें डेफिनेटली IUI से ज़्यादा सक्सेस रेट है। इनफैक्ट जिनके फेल हो जाते हैं IUI, उनके लिए ही IVF बना हुआ है, अपार्ट फ्रॉम बाकी जो रीजंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि IVF सेंटर में सिर्फ IVF नहीं होता है, और भी प्रोसीजर्स होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो, IVF सेंटर का मतलब ये नहीं है कि जो आया उसका IVF कर दो। पेशेंट का इवैल्यूएशन किया जाएगा, एंड सिर्फ पेशेंट का नहीं, पार्टनर का भी। सो एज अ कपल, फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस, पार्टनर की इन्वेस्टिगेशंस, जो हमें कारण मिलते हैं उनको हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। मोस्टली सबसे कॉमनली जो होते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जिसमें एग का इशू होता है, तो सबसे पहले वी वुड कैटर टू दैट। एग बनाने की मेडिसिन, ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा है, सिंपल फॉलिकल मॉनिटरिंग,
बहुत लोगों को तो फर्टाइल विंडो का आइडिया नहीं होता है, तो फर्टाइल टाइम पीरियड उन्हें बताना, टाइम्ड इंटरकोर्स देना, और आप मानेंगे इस सिंपल इलाज से अराउंड 50% लोग जो आते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो 50% होते हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की अलग से ज़रूरत पड़ती है। एंड इफ़ आई सी अ रेशियो अराउंड 50-50 चांस होता है। हम IUI ऑफर तब कर पाते हैं जब उनका ये जो नेचुरल प्रोसीजर है इसमें हमें प्रोबेबिलिटी एनहांस करनी है, कुछ सीमन के पैरामीटर्स जो है वो माइल्डली डिरेंज्ड हैं, तो IUI उस केस में हेल्प कर पाता है। और अराउंड 25-30% लोगों में IUI की ज़रूरत होती है, और जो बच जाते हैं उनको ज़रूरत होती है IVF की। और इसी इवैल्यूएशन में कभी कभार हमें क्लियर कट इंडिकेशंस मिलते हैं IVF के लिए। तो कुछ पेशेंट्स जिनको IVF की ही ज़रूरत है वो होते हैं जिनकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, सीमन पैरामीटर्स बहुत ख़राब है, जैसा आपने बताया कि उन्हें ICSI की ज़रूरत है, बट अगर सीमन पैरामीटर्स IUI जैसे नहीं है तो भी IVF ICSI इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। देन अगर एज बहुत एडवांस हो चुकी है और ऑलरेडी बाकी सारी चीज़ें वो ट्राई कर चुके हैं, जैसे कि नेचुरल ट्राई करना या फिर IUI ट्राई करना, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो IVF इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। जो समस्याएं होती हैं जिसमें एग रिजर्व कम हो जाता है, एज की वजह से हो या फिर वैसे ही AMH वैल्यूज़ कम हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, इन दो सिनेरियोज ऑल्सो इफ़ यू मूव ऑन टू अ मोर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारा टाइम टू प्रेगनेंसी कम हो सकता है IVF से। तो एक IVF सेंटर में 50% लोग अपने आप कंसीव कर जाते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी आर्टिफिशियल हेल्प। 20 से 30% को IUI की ज़रूरत होती है और 20% के आसपास ही IVF कराते हैं। अच्छा, ये जो IVF है ना, बड़ा ही साइंटिफिक लगता है लोगों को। जैसे मेरे पास भी आके लोग पूछते हैं कि बड़ा साइंटिफिक है ये, कुछ नया एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कुछ ख़राब हो जाएगा। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि IVF कितना पुराना है ये, और ये स्टार्ट कैसे हुआ था। वेल IVF फॉर द वर्ल्ड इफ़ वी सी, सबसे पहला बच्चा जो बॉर्न था दैट वाज इन 1978। सो ऑलमोस्ट 50 साल के करीब से ये जो टेक्निक है ये अवेलेबल है। और शुरुआत में ये ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए की जा रही थी, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट ऐसा इंडिकेशन है जिसमें नेचुरली प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। चाहे आप IUI भी ले लें तो उसमें ट्यूब का काम तो वहीं रहेगा। सो सिर्फ IVF से ट्यूब के पार्ट को एलिमिनेट किया जाता है। बट अगर हम अपने एंशियंट लिटरेचर्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं IVF स्टेम सेल का किसी ना किसी फॉर्म में मेंशन है। जैसे कि बलराम का जो बर्थ हुआ था, इट वाज एक्चुअली देवकी का ही एम्ब्रियो वाज ट्रांसफर्ड इनटू रोहिणी हु कैरिड द प्रेगनेंसी, जस्ट लाइक इन सरोगेट मदर्स वी डू दीज डेज। सिमिलरली महाभारत में जो 100 बच्चे एक साथ घड़े में पैदा हुए थे वो विदाउट एनी सच टेक्निक नहीं हो सकते, चाहे वो कुछ भी नाम ना दिया गया हो। बट वी नो कहीं ना कहीं उसमें ये जो वूम्स हैं, ये आर्टिफिशियल वूम्स और बायो बैग्स, जैसे कि आजकल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, वैसा ही कुछ रहा होगा कि एक ही सेल से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज बने और वो अलग अलग इन इंक्यूबेटर्स बायो बैग्स में ग्रो करे टू गिव राइज टू वो जो 100 कौरव बने थे। So it's a very old science and I don't think that should be an hindrance for somebody to opt for IVF. Not just IVF, when we talk of ICSI, आपको पता है ICSI उसके बाद डेवलप हुआ, एम्ब्रियो फ्रीजिंग उसके बाद डेवलप हुई, एग फ्रीजिंग उसके बाद डेवलप हुई। सो ओवर द टाइम इट हैज़ इवॉल्व, और जहाँ करीब सक्सेस रेट बहुत कम रहता था, 10% के करीब होता था, वो आजकल बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडवांसमेंट्स 60-70% तक जा पाए। तो IVF एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये एक भी नहीं। रूटीनली यूज्ड टेक्निक है। एब्सोल्युटली। रूटीनली यूज्ड है, और आपने जैसा डेटा दिया था कि करीबन 1,20,00,000 बेबीज़ अभी तक IVF से डिलीवर्ड हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर। बट इन डिलीवरी के साथ ना एक चीज़ अटैच्ड है कि बहुत सारे नेगेटिव भी आते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में, जैसा आपने बोला कि 60-70% सक्सेस रेट है, तो ये 30 से 40% लोग हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? वेल IVF फेलियर के रीजंस हम अगर असेस करते हैं तो 2/3 कारण जो होते हैं वो एम्ब्रियो से रिलेटेड होते हैं, और 1/3 जो होते हैं वो गर्भाशय की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ एम्ब्रियो की क्वालिटी A ग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हमारा एग अच्छा है, अगर स्पर्म अच्छा है, एग की मात्रा अच्छी है, नंबर अच्छा है, बिकॉज IVF में क्या है, जितने अंडे निकलेंगे ज़रूरी नहीं है सारे मैच्योर हों, जितने मैच्योर हैं उतने ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइज हो, और जितने फर्टिलाइज होंगे ज़रूरी नहीं है वो सारे A ग्रेड एम्ब्रियोज बनाएं।
तो जब ए ग्रेड एम्ब्रियोज बन जाते हैं, दिस इज द सक्सेस रेट दैट वी अचीव। बट इससे पहले नंबर अगर अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म अच्छे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज नहीं बनाते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न जिसके अंदर आईवीएफ फेलियर हो सकता है। एंड सेकेंड, यूट्रस की लाइनिंग 2D अल्ट्रासाउंड पे ठीक होने के बावजूद भी बहुत बार रिसेप्टिव नहीं होती है। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था बेसिकली, कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो ए ग्रेड होता है एंड देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज पीजीटी, जिसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को और बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट को उसके कुछ सेल्स निकालते हैं और जेनेटिक लैब में भेजते हैं और देखते हैं वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं। और जो सिर्फ जेनेटिकली नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उन्हीं को डालते हैं। अब थियोरेटिकली जो चीज़ नॉर्मल है, जेनेटिकली नॉर्मल है, उसको जाके अटैच होना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ए ग्रेड एम्ब्रियो और यूप्लॉइड जेनेटिकली नॉर्मल, वो भी जाके इम्प्लांट नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है कि वो इतना अच्छा होने के बावजूद भी इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा है? तो जैसा मैंने बात किया कि लाइनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वेल, लाइनिंग अच्छी बनी, थिकनेस अच्छी है, ब्लड फ्लोज अच्छे हैं, बट रिसेप्टिविटी हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। रिसेप्टिविटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसको एरा कहते हैं, जिसका जैसे आपने एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग करी, हम लाइनिंग की जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं देखने के लिए कि वो इस एम्ब्रियो को रिसीव करेगी या नहीं करेगी। सेकेंड, हिस्ट्रोस्कोपिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि 2D अल्ट्रासाउंड ठीक है, बट जब हम एक्चुअली यूट्रस के अंदर कैमरा डालते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, चाहे एडेशंस हो या फिर पॉलिप्स हो, लाइनिंग का उबड़ खाबड़पना हो, इन्फेक्शंस हो, जिनको हम टेस्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कारण होते हैं इन ए ग्रेड यूप्लॉइड एम्ब्रियोज को ना अपने अंदर इम्प्लांट करने का। सो अगेन, आईवीएफ एक साइंस है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। हर एक का रिजल्ट 100% नहीं होगा। अगर आईवीएफ फेल होता है तो उस साइकिल से इंफॉर्मेशन लेके, whether it is embryo related or it is lining related, we can improvise, we can further tailor the treatment for the patient कि रिजल्ट हमारे अच्छे आ सके। एंड ये जो 60-70% हम बात करें, ये 80-90 तक भी चला जाता है अगर हम पिछली साइकिल से इंफॉर्मेशन लेके अपनी करंट साइकिल को इम्प्रोवाइज कर सकें। तो हम एक तरफ बातें कर रहे हैं कि साइंस कितनी एडवांस है, जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो चुनते हैं, जेनेटिकली नॉर्मल लाइनिंग चुनते हैं, बट दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि लोग तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और इवन बाबा की ट्रीटमेंट से ही पैदा हो जाते हैं। तो क्यों आईवीएफ करवाना है? देखो गौरव, इसमें हमें समझना होगा कि फिकंडिटी क्या होती है। एक साइकिल में, एक महीने में प्रेगनेंसी आने का ह्यूमन रेस में जो चांस है, दैट इज़ 15-20%। जितनी एज बढ़ती है फॉल करता है। बट फॉर मी ऑल्सो, इफ़ आई टेल टू माई पेशेंट, कोई भी ऐसा महीना नहीं है अगर सब कुछ ठीक है कि आपका प्रेगनेंसी का चांस 0 हो। 2% हो सकता है, 3% हो सकता है। इफ़ अ कपल इज डिलीजेंटली ट्राई, एंड इफ आई से द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज 5%, तो वो 20 महीना ट्राई करेंगे, किसी ना किसी एक महीने में अपने आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो ये एक अंधविश्वास होता है कि बाबा के पास जाने से प्रेग्नेंट हुए। पीछे हरियाणा में एक बाबा था, उनके सेंटर पे सीमेन सैंपल मिले, इंजेक्शंस मिले, वो भी कहीं ना कहीं साइंस का इस्तेमाल कर रहे थे, इंसेमिनेशन कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज लोग इस बात को देख नहीं पाते। आयुर्वेदा की बात करें, अगर हम दवाइयाँ देते हैं तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट हो जाता है, बट व्हेन दे गो टू सीड थेरेपी, उसमें भी सारे फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, लेते वो वही सब ट्रीटमेंट है जो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं हार्मोन का ही काम कर रहे हैं और उनकी फर्टिलिटी को किसी ना किसी तरीके से, एग की क्वालिटी को बूस्ट कर रहे हैं। और यही तो सिंपल ट्रीटमेंट्स हम भी आईवीएफ सेंटर में करते हैं, बट देन वी नेम देम एलोपैथिक, बट दे वर्क इन अ सिमिलर वे। सो लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रोबेबली लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड द मिथ्स दैट सराउंड आईवीएफ, कहीं ना कहीं एक हिचक होती है आईवीएफ सेंटर पे जाके ट्रीटमेंट लेने की। बट हम जब प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये जो टाइम टू प्रेगनेंसी है ये कम से कम रहे, और अगर इसके लिए हमें ऐसी साइंस, ऐसी टेक्निक अवेलेबल है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। दैट्स एक्चुअली द रीज़न ऑफ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन, कि लोग इसके बारे में जाने और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें। तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, आप प्रॉबिलिटी से भी कंसीव कर सकते हैं। इसके साथ मुझे लगता है कि दूसरा रीज़न हो सकता है ना, जो लोग जाते हैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी और बाबा के पास, दैट इज़ कॉस्ट। कहीं ना कहीं बहुत सस्ती लगती है।
100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये में ट्रीटमेंट मिल जाती है। मगर IVF, माने या ना माने, लोगों को बहुत कॉस्टली लगता है। तो आपके हिसाब से IVF इतना कॉस्टली क्यों है? IVF में जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो है इंजेक्शंस। बहुत प्योरीफाइड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। आप देखो बॉडी में हार्मोन तो एक एग के लिए बन रहा है, हम चाह रहे हैं कि हम 10 बना लें, 12 बना लें, तो उसके लिए हम बहुत प्योरीफाइड इंजेक्शंस देना चाहेंगे, अच्छी खासी डोज में देना चाहेंगे, 10-12 दिन लगाना चाहेंगे, तो करीब 50% कॉस्ट जो है वो इंजेक्शंस का ही रहता है। देन इसके दौरान होते हैं अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, कंसल्टेशंस एंड एक्सेट्रा। आप लैब में जो मीडिया यूज़ करते हो, जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो, जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसा है, इंक्यूबेटर्स की फॉर्म में, एयर कल्चर्स की फॉर्म में, जो स्किल इन्वॉल्व है, इक्सी की जो आपने बताया कि एग और स्पर्म को मिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ऑल दिस विल कॉस्ट समथिंग एंड दैट कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन। पहले बहुत ज़्यादा होता था, आजकल हम बात करते हैं तो करीब IVF जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में एक अच्छे सेंटर पे हो सकता है। फिर भी लोग ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं सस्ते IVF के चक्कर में, दे गो टू सबस्टैंडर्ड प्लेसेस जहाँ पे उनको ये आउटकम नहीं मिल पाता, ये रिजल्ट नहीं मिल पाता, जो ठीक है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट रिजल्ट बट इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडालिटी। तो वो वहाँ जाके ये 60-70% भी नहीं अवेल कर पाते। सो आई थिंक डॉक्टर रिदम यू आर राइट कि अगर आपको अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको अच्छे हार्मोन्स चाहिए और अच्छा मीडिया चाहिए, अच्छे डिस्पोजेबल चाहिए। इवन इन द लैब, आई वर्क इन द लैब, जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो भी इंडिया से नहीं बनते। अगर आप अच्छे चाहते हैं तो दे आर जनरली फ्रॉम डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, US, जर्मनी। अगर आपको अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए तो इसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, दैट गोज़ इन करोड्स। सो डॉक्टर रिदम, हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। देयर आर सम मिथ्स अबाउट IVF एंड मैं आपसे चाहूँगा कि आप उनका ना वन लाइनर आंसर दें और बताएं हमारी ऑडियंस को कि whether it is myth or not and what is the right answer for it। जैसे पहला है IVF pregnancies are complicated। वेल IVF होता ही ऐसी एज पे, लोग लेट आते हैं और साथ में उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़, हार्मोनल दिक्कत होती है एसोसिएटेड, जिसके चलते BP का, शुगर होने की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। सो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एज से रिलेटेड है, फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है। पर से एट अ यंगर एज इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग फॉर IVF और कोई दिक्कत नहीं है उनको, ना कोई फैमिली हिस्ट्री ना कुछ है, सो एक IVF प्रेगनेंसी उतनी नॉर्मल हो सकती है जितनी बाकी नेचुरल कंसेप्शंस होती है। सो IVF की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट देयर, बट अदरवाइज बेसलाइन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड होती है। IVF babies are not normal। IVF बेबीज, जैसा हमने बात किया, बेबी तैयार तो एग और स्पर्म से हो रहा है, जो शुरू का पार्ट ग्रोथ लैब में हुआ उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उन बेबी में कुछ स्ट्रक्चरल या फिर कोई मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है व्हेन दे आर बॉर्न। अभी तक 50 साल के हमारे पास एडिक्वेट डेटा है जो बताता है दीज बेबीज आर एब्सोल्युटली एज नॉर्मल एज एनी अदर बेबी। IVF में हमेशा ट्विंस होते हैं। ये निर्भर करता है कि हमने कितने एम्ब्रियो डाले। जब हम एक एम्ब्रियो डालते हैं, A ग्रेड का अच्छा एम्ब्रियो डाल रहे हैं, अटैच होगा तो सिंगल प्रेगनेंसी आने के ही सबसे ज़्यादा चांसेस है। वेरी रेयरली इट कैन डिवाइड, बट अगर हम 2 या 3 एम्ब्रियोज डालते हैं तो अराउंड 20% ट्विनिंग का चांस रहता है। IVF lead to cesarean section। एज आई सेड, अगर IVF प्रेगनेंसी फॉर वट एवर रीज़न कॉम्प्लिकेटेड चल रही है तो उसकी वजह से सिजेरियन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा, नॉट जस्ट IVF, दीज डेज द रेट ऑफ सिजेरियन इज हाई इन स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन ऑल्सो फॉर अदर रीज़न। फिजिकल एक्टिविटी कम है, प्रेगनेंसी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों का वजन ज़्यादा है, उनकी चॉइस है सिजेरियन कराना, मुहूर्त सिजेरियन कराना। सो दैट्स द रीज़न IVF बेबीज में भी सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। क्या IVF से प्रीटर्म बर्थ होती है? अगर ट्विनिंग हो रही है तो उसमें, क्योंकि यूट्रस इज नॉट मेंट फॉर 2 बेबीज, उस केस में ऐसा हो सकता है, जल्दी डिलीवरी के चांसेस होते हैं। दैट लीड्स टू प्रीमेच्योरिटी एंड प्रीटर्म डिलीवरी। हर IVF बर्थ में प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होती है एंड IVF प्रेगनेंसीज उल्टा ज़्यादा मॉनिटर्ड होती हैं, तो उसमें इनफैक्ट वी कैन पिक अप रिस्क फैक्टर्स जो प्रीटर्म डिलीवरी कॉज कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। IVF hormonal injections have major side effects। IVF इंजेक्शंस का मिनिमल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी साइकिल तक सीमित होता है, सिर्फ एग बनाने का काम है। एक बार एग बन गया, रिट्रीव हो गया, उसके बाद उसका इफेक्ट वीन ऑफ हो जाता है, आइदर प्रेगनेंसी आ जाती है या फिर पीरियड्स आ जाते हैं। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होना, रेडनेस होना, पेन होना साइड पे, दैट इज़ ऑल एक्सेप्टेबल। एक मेजर साइड इफेक्ट होता था जिसको हाइपर स्टिमुलेशन कहते थे, बहुत लोग इससे डर भी जाते हैं
और दूसरे लोग सोचते हैं कि आगे चल के इससे कैंसर होगा. सो OHSS की हाइपर स्टिमुलेशन की बात करें तो आजकल प्रोटोकॉल्स बहुत एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम इसको टोटली प्रिवेंट कर पा रहे हैं. दीज डेज वी डोंट हेयर ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन. वी गिव एम्पल टाइम फॉर द फीमेल टू नॉर्मलाइज. इनफैक्ट वी गिव एक्स्ट्रा इंजेक्शन सो दैट ये सारे इफेक्ट्स जो है नेगेट जल्दी हो जाए, ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके और हाइपर स्टिमुलेशन ना हो. और इसका डेटा इंजेक्शंस का एडिक्वेटली अवेलेबल है, जो ये बताए कि इनसे कैंसर नहीं होता है. वंस एन IVF ऑलवेज एन IVF. वेल, ये डिपेंड करेगा IVF किस वजह से हुआ. हमने कॉमनली देखा है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस में सेकंड प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है. उसका कारण है, एक तो उतना स्ट्रेस नहीं है पहला बच्चा करने में जितना होता है. दूसरा, यूट्रस की लाइनिंग ट्यून हो जाती है एक तरीके से, टेस्ट हो गई, रिसेप्टिविटी हो गई, तो उसके बाद प्रेगनेंसी अपने आप आ जाती है. एंडोमेट्रियोसिस में क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी आई वो IVF वाली और ब्रेस्ट फीडिंग हुई, वो सप्रेस हो जाता है, तो उसके बाद अपने आप कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस डाउनग्रेड हो जाता है. तो गौरव, एक और आई ऑल्सो फील दिस के एक हिंड्रेंस होता है OPD में इस मिथ से रिलेटेड, क्योंकि एक मूवी आई थी जिसमें मिक्सिंग हुई थी. तो डू यू थिंक दैट देयर इज स्कोप ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीमन सैंपल और एम्ब्रियोज इन द लैब? आई थिंक ये सब ना फालतू बातें हैं. आपको समझना पड़ेगा, जो लैब में काम कर रहे हैं ना, वो टॉम डिक एंड हैरी नहीं है. वो साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे PhD होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की. अगर कोई भी मिक्सिंग होती है, जो एक आदमी जेल जाएगा ना, वो लैब में काम करने वाला बंदा है. लैब में काम करते वक्त एक और बंदा साथ में खड़ा रहता है, जिससे बोलते हैं शैडो. उसका काम कुछ नहीं होता. उसका काम सिर्फ ये देखना होता है कि वो जो लैब में काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके साथ साथ हर चीज़ को, एक डिश है, ट्यूब है, पाइपेट है, हर चीज़ को लेबल करा जाता है, टैग लगाया जाता है. तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपके लैब के अंदर आपके एम्ब्रियो किसी और के पास पहुंच जाए. तो दिस इज़ ऑल जस्ट रबिश, नथिंग एल्स. वेल, ये तो हुई एक्सीडेंटल मिक्सिंग. डू यू थिंक IVF सेंटर्स डेलिबरेटली टू एनहांस द सक्सेस रेट एम्ब्रियोज जो ऑलरेडी जिनसे प्रेगनेंसी आई हुई है वो यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी लाने के लिए? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम IVF कराएंगे तो हमारा खुद का बच्चा नहीं होगा, किसी और का ही होगा. सस्ते IVF सेंटर जो 50,000, 30,000, 40,000 में ट्रीटमेंट देते हैं, वो हो सकता है ये कर रहे हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा. मगर अभी नया ART लॉ आ गया है जो साफ बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. आपको अपने ही oocyte, मतलब अपने ही एग्स और अपने ही स्पर्म यूज़ करने पड़ेंगे एम्ब्रियो बनाने के लिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी किसी के उठा के और किसी के अंदर भी एम्ब्रियो डाल दें. तो पहले शायद होता होगा, मगर अब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. राइट. सो आई फील कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छे IVF सेंटर को? शुड बी बेस्ड ऑन कि कैसी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, आपको क्या पेपर वर्क दिया जा रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है रिकॉर्ड कीपिंग में एंड रिकॉर्ड शेयरिंग में. प्रोबेबली उस तरीके से लोग जो हैं ज़्यादा अवेयर होंगे कि क्या डल रहा है और क्या प्रेगनेंसी किससे आ रहा है. सबसे पहले तो सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है. जिस भी आप IVF सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ देखिए क्लिनिशियन कौन है, उसकी एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है. एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, उसकी एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है. किस टाइप की मशीनें हैं उनके पास, उनकी सक्सेस रेट कैसी है, उनकी लैब कैसी है, जो आसपास के स्टाफ है वो कैसा है, और उसके बारे में बाहर लोग क्या बोलते हैं, तब जाएं. सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट किसी भी IVF सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपका घाटा ही होगा. और आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि IVF महंगा पड़ रहा है, आप इंश्योरेंस ले लो. आजकल तो IVF इंश्योरेंस में कवर्ड है. आप EMIs में पेमेंट दे सकते हो. सक्सेस रेट तो अच्छी है ही, आपको 70% चांस से प्रेग्नेंट हो जाओगे, बच्चा भी हो जाएगा. तो आप इंश्योरेंस पे जाइए, आपकी हेल्प करते हैं. और बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो आ रहे हैं, जो इंश्योरेंस की हेल्प ले रहे हैं और IVF करवा रहे हैं, और उनकी हेल्प हो रही है. और आपको सच में जानना है कि अच्छा IVF सेंटर कैसा होता है, आप हमारे पास आइए एक्सेल IVF में. यहाँ पे एक वेल एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड क्लिनिशियन है, एक स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है. आप आके एनवायरनमेंट देखिए और कंपेयर करिए दूसरों से, तब आपको पता चलेगा एक अच्छा IVF सेंटर वर्सेस एक सस्ता IVF सेंटर में क्या फ़र्क है. वेल, आई थिंक गौरव बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो पेशेंट्स हमसे OPD में पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें यूट्यूब में पूछते हैं. और कहीं ना इन सब के जो जवाब होते हैं वो एक हिंड्रेंस होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में. करवाना चाह रहे होते हैं IVF, किसी ने बोला होता है पर समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे लिए है या नहीं है, कहाँ कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा, क्या खर्चा आएगा. तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की एंड ये पर्पस भी यही था कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे व्यूअर्स ज़्यादा नॉलेजेबल हों, एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके अपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में.
सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दीज एपिसोड्स ऑफ फर्टिलिटी फोकस। आई होप ये आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी फर्टिलिटी जर्नी में। और आपके और कोई सवाल है या आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड किस पे बनाएं, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।